उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA ने इनके आयोजन पर अंतिम मोहर लगा दी है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ का इन खेलों की तारीखों की फाइनल करना बहुत महत्वपूर्ण था और अब चीजें फाइनल हो गई है, तारीखें डिक्लेयर कर दी गई है। इससे संबंधित पत्र भी विभाग को भेज दिया गया, तो जाहिर तौर पर अब तैयारियां और तेजी के साथ पूरी की जा सकेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इन तिथियों की संस्तुति की। राष्ट्रीय खेलों के इस 38वें सत्र में 32 मुख्य और 4 प्रदर्शनी खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योगासन और मल्लखंब भी शामिल है। तो जनवरी में ही होंगे उत्तराखंड के अंदर नेशनल गेम्स। इस बाबत राष्ट्रीय खेल आयोग की तरफ से खेल विभाग को पत्र भेज दिया गया है। चीजें फाइनलाइज हो गई है, कौन सा इवेंट कब किस दिन होगा ये डिसाइड कर लिया गया है, ताकि अब फाइनल तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा सके। वहीं हरिद्वार में निकाय चुनावों की तैयारियां जोरों पर है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर जनता को लुभाने का प्रयास किया। हरिद्वार में पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय सैनी ने घोषणा पत्र पेश करते हुए बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी मुद्दों को प्राथमिकता देने का दावा किया। उन्होंने कहा, दिल्ली मॉडल के तहत उत्तराखंड में भी मुफ्त बिजली का अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही चुनावी वादों में हरिद्वार में कॉरिडोर और पॉड टैक्सी जैसी परियोजनाओं पर जनता से रायशुमारी की जाएगी। संजय सिंह ने जनता को यह भरोसा भी दिलाया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मोहल्ला रिपेयर कैंप लगाए जाएंगे, जहां स्थानीय मुद्दों का तुरंत निपटारा किया जा सकेगा। जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी बिजली मुफ्त दे रही है, तो उत्तराखंड में बिजली मुफ्त क्यों नहीं? तो आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव में बिजली मुफ्त क्यों नहीं, इसको अपना मुख्य मुद्दा बनाकर कल से प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर कन्वेंसिंग करेगी, बिजली के मुद्दे को लेकर हल्ला बोलेगी और अपनी घोषणाओं को लोगों तक पहुंचाएगी। घोषणा पत्र हमने जारी किया है यहाँ पे, और पंपलेट जारी करके नगर निकाय चुनाव में हम जनता के बीच में ये देखिए, ये हल्ला बोल करके हमारा जो है एक पंपलेट है, उत्तराखंड में बिजली मुफ्त क्यों नहीं। और ये मोहल्ला रिपेयर कैंप के माध्यम जो कार्य किए गए हम जनता के सामने ला रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी काम की राजनीति कर रही है। जिस तरीके वहीं उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस एक्टिव हो गई है। प्रकाश जोशी को देहरादून जिला प्रभारी बनाया गया, ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। प्रकाश जोशी आज से 5 दिसंबर तक देहरादून के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, चुनावी रणनीति पर गहन विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने बताया, पार्टी जिताऊ प्रत्याशियों के चयन के लिए मंथन कर रही है। जोशी ने कहा, पार्टी का फोकस एकजुटता और प्रभावशाली उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर है। नगर निकायों के विकास के नाम पर अनदेखी और भ्रष्टाचार हो रहा है। नवीन जोशी ने यह भी स्पष्ट किया, इस दौरे के दौरान प्रकाश जोशी प्रदेश और जिला स्तर के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य न केवल प्रत्याशियों का चयन करना है, बल्कि चुनाव अभियान को धारदार बनाना, संगठन को और मजबूत करना है। कांग्रेस का दावा है, यह चुनाव भाजपा की नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज को मजबूत करने का बहुत अहम मौका है। देखिए, कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए पूरी मजबूती के साथ तैयार है। उसी के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनको जिले का प्रभार दिया है, जिला प्रभारी बनाया है, और देहरादून का जो जिला प्रभारी है प्रकाश जोशी जी को बनाया है, जिनका एक लंबा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव और संगठन का अनुभव उनका है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। वो यहाँ पर आएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, विधानसभा वाइज वो वहाँ के नेताओं से मुलाकात करेंगे और पूरे वार्ड स्तर के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, और जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उनकी पूरी अपनी समीक्षा करने के बाद पैनल बनाएंगे और प्रदेश मुख्यालय को, पार्टी हाईकमान को अपनी। वहीं अल्मोड़ा नगर पालिका को अब नगर निगम बना दिया गया है। अब निकाय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब अल्मोड़ा नगर निगम बनाए जाने के बाद आगामी चुनाव की प्रक्रिया में निगम अधिकारी यहां पर जुट गए हैं। नगर में 40 वार्डों को भी बना दिया गया। अब तक अल्मोड़ा नगर पालिका का विस्तार नहीं हो पाया, इसे लेकर निगम के अधिकारियों ने कहा है कि नगर निगम की सारी तैयारियां हैं। क्षेत्रफल के लिए सीमा विस्तार कर लिया गया।
इसके साथ ही नगर निगम के मतदाताओं की सूची भी तैयार है। नगर निगम आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में लगा हुआ है। वहीं उत्तरकाशी में हुई महापंचायत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उत्तरकाशी के प्रभारी सूर्यकांत धस्माना ने कहा, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार अपनी नाकामयाबियों और विफलताओं को छिपाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया सरकार की महापंचायतें हो रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार और उसके नेताओं पर नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, उत्तरकाशी की शांतवादियों को जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव में झोंका जा रहा है। पहले पुरोला में फर्जी मामला बनाकर माहौल खराब किया गया और अब दशकों पुरानी मस्जिद का मुद्दा उठाकर प्रदेश के सौहार्द को नष्ट करने की ये साजिश है। उत्तरकाशी की महापंचायत में बीजेपी के विधायकों ने भी भाषण देकर आग में घी डालने का ही काम किया। यह कदम उच्च न्यायालय के आदेशों और सरकार के ही हलफनामे का उल्लंघन है। देखिए, आज जिस प्रकार से उत्तरकाशी में हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद जिला प्रशासन की नाक के नीचे वहां रामलीला मैदान में महापंचायत की गई। पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है। आप पुरोला देख लीजिए, आप उत्तरकाशी देख लीजिए, आप चमोली जनपद देख लीजिए, आप तमाम राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस पूरे प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय राज्य की सरकार उनको संरक्षण दे रही है। वहीं उत्तरकाशी में हिंदू संगठन की महापंचायत को लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इन आरोपों को तुष्टीकरण की राजनीति करार देती हुई बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, जिस तरह बीते कुछ समय से पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम कृत्य एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, उसे लेकर महापंचायत हुई। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सब का समर्थन करती आई है, वो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। देखिए, महापंचायत जो उत्तरकाशी में हुई, वो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड राज्य के हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में जिस प्रकार की अनेकों घटनाएं सामने आई, लड़कियों को बहला फुसला करके विशेष धर्म के लोगों ने जिस तरह से वहां से भगाने का प्रयास किया, भोजन को पर थूक करके जिस तरह से कई घटनाएं सामने आई, इसके साथ ही कई अन्य घटनाएं पूरे राज्य भर में पहाड़ी क्षेत्रों में सुनने को आई, दिखाई दी। वो एक स्वाभाविक जनाक्रोश लोगों के अंदर है। देखिए, महापंचायत उत्तराखंड में निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि अभी ओबीसी आरक्षण को लेकर समय बरकरार है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का निकाय चुनाव को लेकर जनता के बीच जाना शुरू हो गया, माहौल बनाना शुरू हो गया। सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस निकाय चुनाव में अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रही हैं। तो अगर दूसरी ओर प्रत्याशी चयन की बात की जाए, बीजेपी प्रत्याशियों के चयन को लेकर कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है, निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी का चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ओबीसी आरक्षण के साथ ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी, उनके माध्यम से प्रत्याशियों का चयन होगा। हो चुकी है और बहुत जल्दी हम अपने प्रभारी की घोषणा करने वाले हैं। बाद में जैसी आरक्षण क्लियर होता है पर्यवेक्षक भेजेंगे और एक जनता के बीच में सब प्रकार का संवाद करते हुए और एक सर्वे के आधार पर हम प्रत्याशी घोषणा। वहीं 40वीं वाहिनी पीएसी के स्थापना दिवस के अवसर पर हरिद्वार पीएसी परिसर में एक भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक पीएसी नीरू गर्ग ने मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले वाहिनी परिसर के मंदिर में सेना नायक तृप्ति भट्ट ने मेले के सफल आयोजन और शांति के लिए हवन पूजन किया। इस अवसर पर सेना नायक तृप्ति भट्ट ने 40वीं वाहिनी पीएसी के गौरवशाली इतिहास को साझा किया। उन्होंने बताया, इस वाहिनी की स्थापना साल 1980 में विशेष सेवा के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य दस्युओं उन्मूलन, सांप्रदायिक दंगों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटना था।
वर्षों से वाहिनी ने अपनी सेवाओं से प्रदेश में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। एक्चुअली ये वाहिनी का स्थापना दिवस है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिन वाहिनी जो है स्थापित हुई थी और यहाँ पर जो हमारे विभिन्न दल हैं उन्होंने यहाँ पर अपने अलग अलग स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें कुछ कपड़े हैं, कुछ यहाँ के लोकल प्रोड्यूस हैं, दालें हैं और बच्चों के पेंटिंग्स भी हैं। और जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उन्होंने भी कुछ स्टॉल्स लगाए हैं, झूले वगैरह हैं बच्चों के एंजॉय करने के लिए और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और मैं अपेक्षा करती हूँ सभी लोग एंजॉय करेंगे। आज जो है 40वीं वाहिनी के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पे मेले का आयोजन किया गया है। बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं वाहिनी के समस्त स्टाफ को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने पूरे अपने लगन से जो है यहाँ पे तैयारी की है इस मेले की। और 3 दिवसीय यह मेला है। शाम को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, आज भी है और कल भी है। और जो हमारे स्टॉल्स लगे हैं, जो हमारी विभिन्न दल हैं उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें जो हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं उनका भी डिस्प्ले किया गया है। हमारी वाहिनी की महिलाओं और बच्चों द्वारा जो अच्छे कलाकृति जो है उनकी, उसको भी डिस्प्ले किया गया। आज जो है 40वीं वाहिनी के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पे मेले का आयोजन किया गया है। बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं वाहिनी के समस्त स्टाफ को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने पूरे अपने लगन से जो है। शहर की गंदगी ने काशीपुर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सड़कों पर जगह जगह लगे कूड़े के ढेर नगर निगम की लापरवाही की कहानी बयां कर रहे हैं। डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना के बड़े बड़े दावों के बावजूद धरातल पर हालात बदहाल है। गंभीर स्थिति को लेकर बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर एम.ए. राहुल ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर राहुल ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सफाई व्यवस्था को सुधारने की दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो वो निगम कार्यालय के बाहर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा अगर इसके बावजूद उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो वो आत्मदाह जैसा कठोर कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। स्थानीय नागरिक भी नगर निगम की लापरवाही से बेहद आक्रोशित है। उनका कहना है कूड़े का सही ढंग से निस्तारण न होने की वजह से पूरे शहर में गंदगी का आलम है। तो काशीपुर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। तस्वीरें आप देख ही सकते हैं, जगह जगह अगर इस तरह से गंदगी फैली हुई मिलेगी तो बीमारियों को ये न्योता देने के समान है। बच्चे और बुजुर्ग तो बहुत जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में फिलहाल यहाँ पर नगर निगम के खिलाफ अब स्थानीय लोगों ने भी और वहाँ के कुछ नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। स्थिति सही नहीं है, हम बहुत परेशान हैं इससे। सब लोग यहीं कूड़ा डाल के जाते हैं और यहीं से हम उसको मना करते हैं तो कहते हैं आपकी क्या बाप की सड़क है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप सब कुछ है, आपकी बाप की सड़क है, आप आपका कहना मानेंगे हम, और आप अंधे हो, हमें तो आपको दिखाई नहीं दे रही यहाँ कूड़ा डाल के जा रहे हैं तो हम भी कूड़ा डाल के जा रहे हैं। किस किस से मना करें हम बहुत परेशान हैं। कई जनों से मेरी लड़ाई भी हो गई है। अब मैं ये कह देती हूँ देखो कैमरा लग गया है, अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिकॉर्ड करके नहीं आपको भेज दूंगी। तो कह रहे करना है तो कर लो, तुम्हारे कहने से क्या होता है। निगम वाले आते हैं सफाई करने के लिए, निगम वाले आते हैं सफाई करने के लिए, वो भी ये कहते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवा दो, वहाँ पे एप्लीकेशन। देखिए साहब, ये जो है देवभूमि पांडवों की नगरी है और इस पांडवों की नगरी में एक काशीपुर नगर निगम है। पता नहीं हमारे नगर निगम को किसकी नज़र लग गई। 40 वार्ड है इसके अंदर साहब, वो 40 के 40 वार्डों में आप देख रहे हैं कूड़े का ढेर। ये कूड़ा ढेर में शामिल हो रहा है काशीपुर, कूड़े के ढेर तक सीमित रह चुका है। साफ़ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जहाँ नगर निगम में कम से कम हज़ारों लोगों की भर्ती होनी चाहिए थी सफाई कर्मचारियों की, एक तो वो है नहीं। कई सालों से ठेका प्रथा भी इतनी हावी है, अब वो ठेका प्रथा भी ख़त्म हो रही। जो लोग ठेके में काम कर रहे थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया है। इस बुरा हाल है। नगर निगम आयुक्त जी विवेक रॉय जी अगर इस काशीपुर के अंदर घूमते तो आज ये नौबत नहीं आती है। कॉर्बेट नगरी के रामनगर विधानसभा विश्व प्रसिद्ध गार्जिया देवी मंदिर में बीते दिनों आई बाढ़ की वजह से मंदिर के टीले में दरारें आ गई, जिसके बाद शासन ने सिंचाई विभाग द्वारा प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया। बता दें आपको, विश्व प्रसिद्ध गार्जिया देवी मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं, माता रानी के वहां दर्शन करते हैं। मान्यता है कि मां गार्जिया देवी हर श्रद्धालु की मनोकामना जरूर पूर्ण करती है।
मां गर्जिया देवी के मुख्य पुजारी मनोज पांडे के मुताबिक मां गर्जिया देवी मंदिर के पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है। शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही सेकेंड फेज का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण का तो काम यहाँ पे हो गया, जो विशेष था बहुत जरूरी था। अभी शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी माँ भगवती के यहाँ ये इसका कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, यही उम्मीद है। शासन को अभी दोबारा से प्रस्ताव बढ़ा के भेजा गया है, पिछला प्रस्ताव कम था और उसमें थोड़ा काम हुआ था, उसके बाद तो कुछ वहीं रुड़की के जोरासी जबरदस्तपुर गांव में शिवलिंग पर खून चढ़ाकर उसे अपवित्र करने के आरोप में ग्रामीणों ने एक मुस्लिम युवक को पकड़ा, पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं युवक पर तंत्र विद्या का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि इस घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। वहीं ग्रामीण की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बता दें आपको, सिविल लाइन से कोतवाली क्षेत्र के जोरासी गांव में शिव मंदिर है जहां पर यह पूरा विवाद हुआ। पुलिस के मुताबिक तहरीर में बताया गया कि गांव के कुछ लोगों ने एक मुस्लिम युवक को वहां से निकलते हुए देखा। शक होने पर युवकों ने उसे पकड़ लिया और मंदिर में जाकर देखा तो शिवलिंग पर खून चढ़ा हुआ था। इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस को इस बाबत सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जांच की बात कही जा रही है। देखिए, ये जो मामला है वो जो तथ्य है उसके ये है कि वो गांव का ही बासिंदा कोई शख्स है जो दूसरे समुदाय को बिलोंग करता है। वो मंदिर, उसका कहना है, जैसे मैंने भी पूछताछ करी थी, तो वो कुछ आस्थावान टाइप का व्यक्ति लगता है। अब वहां जाकर के ये बात तय है कि उसका हाथ की चोट का ब्लड शिवलिंग में लगा है, तो हमने इमीडिएट उसमें उसको डिटेन किया, अरेस्टिंग हो गई है और मुकदमा दर्ज करके आगे की लीगल कार्रवाई हो रही है। और अच्छी बात है, गांव में कहीं कोई उसको लेके कोई रोष व्याप्त नहीं है। लोग समझदार हैं क्योंकि वो गांव वालों का परिचित और गांव वाले उससे परिचित हैं। तो बाकी जो आगे लीगल कार्रवाई उसमें काम चल रहा है। जो फैक्ट हैं, जो तथ्य जो अभी तक की जांच पे पता लगा, उसके हाथ में चोट है और एक वाइट पट्टी भी बंधी थी जो दिख रही है, जो गांव वाले भी उसका बात को एग्री कर रहे हैं। और ऐसा है कि उससे जो ब्लड बाहर निकल रहा था, वो उसकी वो जो पूजा जो भी वो कर रहा होगा उस दौरान वो उसमें लगा है। क्या उद्देश्य रहा होगा? तंत्र विद्या ऐसे फैक्ट अभी पुलिस के पास कुछ नहीं है। ये एक दो लोगों ने मुझसे और पूछा था, लेकिन जैसा उसने बताया, तंत्र तक अभी हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं कि तंत्र विद्या है या क्या कर रहा था। वो आगे जांच का विषय, अगर जांच में ये चीजें आएंगी तो उसी वही केंद्रीय परियोजनाओं से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तरक्की की राह तैयार की जा रही है। इसमें केंद्रीय निवेश विकास की धुरी बनेगा और जनपद में निवेश और रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर राष्ट्रीय परियोजनाओं में तेजी लाई गई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने पोंटा बुल्लू पर हाईवे समेत अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और कार्यों में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए मौके पर ही निर्देश दे दिए हैं। डीएम ने हाईवे निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने पर जोर दिया ताकि जनपद में विकास को नई दिशा दी जा सके। डीएम ने कई समस्याओं का तो मौके पर ही निस्तारण कर दिया। खबर देहरादून से, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों और युवाओं का चालान के साथ साथ पुलिस ने अब अभिभावकों को भी समझाने के लिए प्रेरित करने का अभियान शुरू किया। अभियान की शुरुआत करने और युवाओं को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने खुद सड़कों पर एसएसपी अजय सिंह उतरे। पुलिस लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ ही प्रेरित कर रही है। बता दें, इस अभियान की शुरुआत करते हुए एसएसपी ने खुद सड़कों पर उतरकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले युवाओं के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इस दौरान उनके द्वारा मौके से युवाओं के परिजनों से वार्ता कर उन्हें उनके ननिहालों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर अपने जीवन को खतरे में डालने की जानकारी देकर अपने स्तर से भी बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। यातायात व्यवस्था में सबसे जो भी देखा गया विगत दिनों
कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए यूथ के जो कहीं ना कहीं रैश ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग को लेकर थे। उसको तो चालान की कार्रवाई तो इन्फोर्समेंट लगातार पुलिस का चल रहा है। देखा जाए 1200 से ज़्यादा लोग का ड्रंकन ड्राइविंग में चालान अभी बात हमने कुछ महीनों में किया है, लेकिन इसके बाद भी उतना इफेक्ट यूथ में नहीं आ रहा था। इसको देखते हुए एक नई पहल सोची गई थी कि जो उनके पेरेंट्स हैं एटलीस्ट उनको भी जानकारी मिले कि उनका बच्चा बिना हेलमेट के या रैश ड्राइविंग करते हुए या ड्रंकन ड्राइविंग में पाया गया। तो चालान की कार्रवाई के साथ साथ मौके पर अब जो चालान करता अधिकारी है उनके पेरेंट्स से, चाहे फादर गार्जियन जो भी हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनको अवगत करा रहे हैं कि आपका बेटा जो है इन परिस्थितियों में यहाँ पर उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो उसकी जान के लिए भी घातक है, साथ ही साथ वो अन्य के लिए भी घातक है। और ये रिस्पांस का बहुत पॉजिटिव है। कल 329 पेरेंट्स से बात की गई पूरे इसमें चालान के बाद, और सभी में मोस्टली। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में एक दिहाड़ी मजदूर ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, फरार हो गया। आरोपी पति को पुलिस ने बिहार के पटना से गिरफ्तार किया। हत्या के पीछे पत्नी पर शक को वजह बताया गया है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया। अब पुलिस उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज देगी। दरअसल गौरव विहार जमालपुर कला इलाके में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर सुरेंद्र यादव ने अपनी पत्नी लक्ष्मी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किया, उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर के अंदर ही बंद करके वहां से फरार होने की कोशिश की। दोपहर में जब उनके बेटे और बेटी स्कूल से वापस लौटे तब घर के अंदर मां का शव इस हालत में देखकर इस खौफनाक घटना का खुलासा हो सका। पुलिस जांच में सामने आया है कि सुरेंद्र अपनी पत्नी पर शक करता था, जिससे उनके बीच आए दिन विवाद होता था, लड़ाई झगड़े होते थे। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर झगड़ा हुआ, जो इस दर्दनाक वारदात में बदल गया। चलिए, इसके साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनता टीवी के साथ। नमस्कार।